नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यहाँ पर हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, लेकिन हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्यों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए? इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव आ गया है। पहले के पेपर्स जब हम उठा के देखते हैं, पहले के क्वेश्चंस को देखते हैं तो वहां पे डायरेक्ट प्रश्न आपका बनता है, जैसे वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी एक्ट अगर आपका है, ईपीए की ही बात कर ले, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये सब आपका डायरेक्ट पूछा जाता था कि किस ईयर में आया, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। लेकिन अब परीक्षा में क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पे ये टॉपिक्स तो आपके इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न तो बन रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्रश्न ना बन के एक दो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको इन सारी चीजों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो हम अभी सीरीज में क्या कर रहे हैं, हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा रहे हैं, साथ ही साथ हम उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपसे डिस्कस करें जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से अब परीक्षा में आपके प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से हल कर लीजिए। लास्ट क्लास में जैसे हम लोग ने ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की थी, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया था। हम लोग ने यूएनएफसीसी के बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर यहां से भी प्रश्न आपके बने तो आप परेशान ना हो, आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर लें। अब आज की क्लास में हम ओजोन से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे और यहां पर हम वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट, इनके बारे में भी जानकारी लेंगे, ताकि अगर परीक्षा में यहां से प्रश्न बने तो आप उनको भी आसानी से हल कर लें। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। तो आज का टॉपिक जो है वो है ओजोन। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रकाश से पैराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विद सन? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर फ्लोराइड? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है सी। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है। देखिए क्लास, जो ऑक्सीजन है आपका, ये इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, पैराबैंगनी किरणों के प्रेजेंस में ये दो नेसेंट ऑक्सीजन में आपका टूट जाता है और यही नेसेंट ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ये एटम इस O2 के साथ रिएक्ट करके आपका O3 फॉर्म करता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। तो पहले का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है ये आपको पता होगा, अवरक्त, दृश्य, फिर पैराबैंगनी या सूक्ष्म तरंगे। तो ये आपको पता है क्लास, जो आपका ओजोन लेयर है वो आपका समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फियर में है, ठीक है, और ये किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जिनको कि हम पैराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? सेम वही प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है ये। तो यहाँ पर इंफ्रारेड दिया है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिया है, एक्सरे दिया है और गामा दिया है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है, यूवी रेस। ये बहुत ही आसान प्रश्न है आपके। चौथे प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, फिर वही सेम प्रश्न कि अवशोषित करती है किससे, हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पैराबैंगनी किरणें। तो फोर्थ का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पैराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो क्लास, आप सभी को पता है कि ये जो है पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है पैराबैंगनी किरणों से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाते हैं हम लोग, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओजोन जो है उसको हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक आपका बैड ओजोन है, एक आपका गुड ओजोन है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी है। जो बैड ओजोन है, जब ये हमारे क्षोभ मंडल में प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वो बैड ओजोन कहलाती है। समझ में आ रहा है? जब ये ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रेजेंट होगी, ठीक है, और ये आपके
क्षोभ मंडल में तो वो बैड ओजोन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करेगी, ये द्वितीयक प्रदूषक की तरह बिहेव करेगी। लेकिन यही ओजोन जब आपके समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, तो ये गुड ओजोन कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई आपसे पूछे गुड ओजोन और बैड ओजोन, तो आपके दिमाग में होना चाहिए जब ओजोन आपके ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट हो, क्षोभ मंडल में प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको बैड ओजोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्वितीयक प्रदूषक की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होती है आपकी। लेकिन यही ओजोन जब हमारे समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, तो ये पैराबैंगनी किरणों से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी रक्षा करती है पृथ्वी की यूवी रे से, तो उसे हम गुड ओजोन कहते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। 6 प्रश्न को हम देखते हैं। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है? नहीं, वायुमंडल को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करती है। वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, एकदम सही है। वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6वें का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा है। परीक्षा में बहुत बार गलती हो जाती है, स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, या फिर कौन सा गलत है नहीं पढ़ते और सही ऑप्शन पे टिक लगा के चले आते, क्योंकि आप थोड़ा परेशान होते। देखिए, गलती कोई भी जानबूझ के नहीं करता है। ठीक है, आप परीक्षा में बैठे हुए हैं, आप गए हैं, वहां बैठे हैं, अपीयर हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपने साल भर मेहनत की है उसके लिए। लेकिन जब ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना, तो बड़ा अफसोस होता है जब आंसर मिलाने बैठो। तो ये जरूर पढ़ लिया करो क्या यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है कि क्या लिखा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, व्यानेटिंग पनीर, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स, फिर गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, नहीं, ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर है, वो आपके समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फियर में है। तो देखिए 2018 का ही प्रश्न है, ये एक बहुत ही आसान प्रश्न था, तो 7th का डी हो जाएगा। 8th प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहां स्थित रहती है वो कौन सी जगह है? सॉरी, तो वो आपका क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है, जिसको कि हम समताप मंडल कहते हैं, ये तो आपको पता है। देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल, तो सबसे जो निचली परत है वो आपका ट्रोपोस्फियर है, जहां पे जितने भी आपके वेदरिंग कंडीशंस होते हैं वो आपके ट्रोपोस्फियर में होते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, ये सब ट्रोपोस्फियर में। उसके ऊपर आपका समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर ब्रह्म मंडल है। ठीक है, जिसको कि हम एक्सोस्फियर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न को। ओजोन परत स्थित है कहां पर? अब आप सभी को पता है, समताप मंडल में, बी। 9th का बी आपका सही उत्तर है। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो यहां पर बताइए कि ओजोन कहां पर आपका प्रेजेंट होता है, वही सेम प्रश्न क्लास, तो जल्दी से बता दो। स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में, रिपीट नहीं कर रही हूं। ओजोन पर पृथ्वी से करीब ऊंचाई, ओजोन पर पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है? ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कहीं पे 25 से 30 दिया रहता है, ठीक है, कहीं पे 15 से, यहां पे कहीं पे 25 से 30 दिया रहता है, कहीं पे 15 से 30 दिया रहता है। तो अगर हम इस रेंज में देखेंगे तो सबसे नियरेस्ट जो है वो आपका 20 है, तो यहां पर हम 20 किलोमीटर देखेंगे। ठीक है, 12वें प्रश्न को देखिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की गई है, तो बताइए कौन सी? अभी हमने देखा सबसे निचली जो है वो आपकी क्षोभ मंडल है, जिसको कि हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जितने भी वेदरिंग चेंजेस होते हैं, वेदर चेंज होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, हवा चलना, ये सब आपका ट्रोपोस्फियर में होता है, तो डी होगा। 13 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परत सम मंडल में सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर दिया गया होमोस्फियर का कौन हिस्सा नहीं है। तो देखिए क्लास, अगर आप यहाँ पे आयन मंडल दिया है, क्षोभ मंडल दिया है, मध्य मंडल दिया है और समताप मंडल दिया है। हम जब लेयर्स को डिवाइड करते हैं तो लेयर्स को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, होमोस्फियर और हेट्रोस्फियर। यहाँ पर हम फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, होमोस्फियर और हेट्रोस्फियर। ठीक है, होमोस्फियर में आपके कौन कौन सी लेयर आती है? ट्रोपोस्फियर आती है, स्ट्रेटोस्फियर आती है और मेसोस्फियर आती है, याद रखिएगा यहां पर। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पर जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है वो आपका क्या है, वो यूनिफॉर्म है। लेकिन हेट्रोस्फीयर की हम बात करेंगे, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर्ड बाय अ मॉलिक्यूलर वेट और इलेक्ट्रिक चार्जेस। आयनोस्फीयर की जब हम बात करते हैं वहां पे आयन प्रेजेंट होते हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक अच्छा प्रश्न है जो कि अभी रिपीट नहीं हुआ है, तो आप याद रखिएगा जब भी हम एटमॉस्फेयर को क्लासिफाई करते हैं ब्रॉडली तो दो कैटेगरी में, एक होमो मतलब सिमिलर, ठीक है, कंपोजिशन जो है वो सेम टाइप का है। हेट्रोस्फीयर मतलब हम इसमें लेयर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस देखेंगे। तो होमोस्फीयर में आपके कौन कौन सी लेयर आती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और इधर थर्मोस्फीयर। इधर आगे ऊपर का देखेंगे हम तो आपका ये इसके बाद से यहां से आपका कौन सा होता है, ये आपका हेट्रोस्फीयर में आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर ये आपका होमोस्फीयर का पार्ट है, लेकिन जो आइनोस्फीयर है वो आपका होमोस्फीयर का पार्ट नहीं है, ये हेट्रोस्फीयर का पार्ट है। इसमें आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के। 14 देखते हैं, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, ठीक है। द लेवल ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय, यहाँ पे दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC या फिर बाय वाटर वेपर। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है बी। अब ओजोन परत और क्षरण देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। CFC की बात यहां पर की गई है, या प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, या ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, या समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, या निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होती है। क्लास देखिए CFC की बात जब हम करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो इसे एज अ कूलेंट की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज होती है, ठीक है, ये एकदम सही है। ये आपके ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती है, जो डज नॉट कंट्रीब्यूट लिखा है ना, ये आपका गलत है। यहाँ पे बोला है कौन सा सत्य नहीं है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और CFC जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, अभी आप देखेंगे जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो। और यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होती है, अनरिएक्टिव होती है, ये भी आपका सही है। तो 15 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, 16 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल्स दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे दिया गया है। तो क्लास आप हमेशा याद रखिएगा, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एज अ कूलेंट, जहां पे कूलिंग की प्रक्रिया होती है वहां पे CFC का यूज होता है, जैसे AC में, रेफ्रिजरेंट में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है और CFC के आगे आपका ऑटोमोबाइल लिखा है, ये याद रखिएगा। ये रेफ्रिजरेंट में, आपके AC में जहां पे कूलिंग प्रोसेस होता है वहां पर यूज होती है। आगे बढ़ते हैं, 17 प्रश्न को देखते हैं, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC याद रखिएगा। ओजोन छिद्र का कारण है एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। तो 18 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने मीथेन के बारे में डिस्कस किया था, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था धान के खेत मीथेन का सोर्स है, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन निकलती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड दिया है, फिर उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। क्लास जहां पर भी आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिखे तो और ऑप्शंस अगर आपको लगते भी हैं तो उनको भूल जाइएगा, तुरंत CFC पे टिक लगा दीजिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, फिर वही प्रश्न देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंख बंद करके CFC पर टिक लगाइए। आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है कौन सी गैस। डी ऑप्शन में फिर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है, तो तुरंत टिक लगाइए और सब गैसेस को भूल जाइए।
22वें प्रश्न को देखिए, वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है। देखिए ओजोनोस्फीयर की अगर हम बात करें तो आपके स्ट्रेटोस्फीयर को, समताप मंडल को ही हम ओजोनोस्फीयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे CFC दिया है तो तुरंत टिक लगा दीजिए। 23 देखते हैं, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड से, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट से। ठीक है, फिर यहां पर आपका दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन और स्मॉग। तो आप उत्तर में क्या लगाएंगे? CFC लगाएंगे। ठीक है, यहां पर तो ये सारे आपके हो गए। तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर ऑप्शन में दिया है, ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात की गई है। ठीक है, ओजोन परत क्षरण की बात की गई है तो CFC होगा। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC, मैंने आपको बताया CFC जो है वो रेफ्रिजरेंट में यूज होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। विलायक के रूप में प्रयुक्त यहाँ पे मिथाइल क्लोरोफॉर्म दिया है। फिर अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन 1211। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड दिया है। क्लास, अब मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जितनी भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सारे आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगर आप घटना चक्र कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं वहां पर, तो वहां पे मिथाइल क्लोरोफॉर्म की बात की गई है। ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म यूज एज अ सॉल्वेंट वो जो होता है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की साइट देखेंगे तो यहां पर अभी मैं आपको दिखाती हूं, यहां पर मेंशन है मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन में। ठीक है, तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये आप देख लीजिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक मैंने फोटो ली हुई है, यहाँ पे स्निप लिया हुआ है। तो उसमें क्या दिया गया था, सबसे पहले आप देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस बार 29th वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया गया है। ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? 16 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, याद रखिएगा ये चीज। अब इस बार की थीम क्या है? देखिए थीम जो ये है वो यही जो मैंने अभी आपको बताई है कि इस बार 2023 की, ठीक है, क्योंकि 16 सितंबर अभी 2023 में आया है, 2024 में तो 16 सितंबर आ नहीं गया है, तो 2023 की बात हो रही है। 16 सितंबर 2023 की आपकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। अब यहां पर हम कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए वियना कन्वेंशन जो था, याद रखिएगा 3 चीजों को आपको याद रखना है जब भी हम ओजोन की बात करेंगे। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और फिर उसके बाद किगाली अमेंडमेंट, ये 3 आपको याद रखनी है। अब जो मैं बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनिए, इसमें परेशान मत होइएगा कि अंग्रेजी में लिखा है कि हिंदी में लिखा है, बस जो मैं बता रही हूं उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए वियना कन्वेंशन जो थी वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसका मेन पर्पस क्या था? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। और ये आपका फोर्स में कब आई थी? 1985 में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर वियना कन्वेंशन की बात होगी तो आप याद रखेंगे वियना कन्वेंशन वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका की मेन एम क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1985। ठीक है, इसी के अंडर, इसी कन्वेंशन के अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपका फोर्स में आता है। कब? 1987 में, 1987 में। तो वियना कन्वेंशन 1985 और वियना कन्वेंशन के अंडर में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका आता है फोर्स में। कब? 1987 में। ठीक है, और इसका जो मेन पर्पस रहता है टू रिपेयर द ओजोन लेयर टू प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर बाय फेसिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं आपके, ठीक है, जो भी ओजोन क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है उनको फेज आउट करना, उनका यूज खत्म करना, ये इसका मेन पर्पस था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। इसमें क्या क्या चीजें बोली गई देखिए यहां पर, याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोला गया, परीक्षा में बार बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी गैस? तो आप बताते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी में कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी
बात की गई, हेलोन्स की बात की गई, मिथाइल ब्रोमाइड की बात की गई, मिथाइल क्लोरोफॉर्म की बात की गई। यहां पर देखिए, यहां पे जो प्रश्न बना था यहां पे दिया था मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो याद रखिएगा मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। तो क्या क्या है, CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये याद रखिएगा क्लास। यहां पर जो इंग्लिश में लिखा है इसको मैं एक बार पढ़ दूं क्योंकि थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन गेन कर लीजिए। यहां पर देखिए, इंडिया एज अ पार्टी टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिंस जून 1992 हैज बीन सक्सेसफुली implementing the Montreal Protocol and its ozone depleting substance phase out the project and activities in the line with the phase out schedule of protocol. India has phased out chlorofluorocarbon, carbon tetrachloride, halogens, methyl bromide and methyl chloroform for controlled use as on 1st January 2010 in line with the Montreal Protocol phase out schedule. तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर इंडिया ने भी फेज आउट की बात की है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म की। यहां पर अब एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो याद रखिए किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट में आपकी एक और सब्सटेंस को ऐड किया गया था, HFC। याद रखिएगा HFC को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया था और बोला गया था अब इस पे भी मतलब इसके भी फेज आउट की बात की जाएगी, कंट्रोल मैनर में इसको यूज किया जाए। तो जबकि गाली अमेंडमेंट की बात करेंगे, ये कब आया था, 2016 में। तो जल्दी से रिवाइज कर लो। अभी जो भी चीज बोली बहुत लोगों के सर के ऊपर से चली गई होगी, लग रहा होगा मैम आप क्या पढ़ रही हैं, क्या बोल रही हैं। अरे कुछ नहीं, इधर आओ, फिर से आओ, जो बोल रही हूं सुनो ध्यान से। देखो, सबसे पहले याद रखना वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन कब आया था बताओ, 1985 में आया था फोर्स में। वियना कन्वेंशन जो था वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसका कि मेन पर्पस क्या था, हम ओजोन लेयर को अपने प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, 1985 में आया। वियना कन्वेंशन के अंडर ही आपका एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कब फोर्स में आया, 1987 में, 2 साल बाद वियना कन्वेंशन की। ठीक है, इसमें बोला गया जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको फेज आउट करने की बात, जिसमें कि आपका कौन कौन सा आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इनको कंट्रोल वे में यूज और इनको फेज आउट करने की बात कही गई। 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, किगाली अमेंडमेंट कहते हैं। और किगाली अमेंडमेंट में कौन से एक और चीज को ऐड किया गया इसी लिस्ट में, वो थी आपकी HFC। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा और मत परेशान होइएगा। और ओजोन डे कब मनाते हैं, याद रखिएगा 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन को हम मेजर किस यूनिट में करते हैं, डॉप्सन में। इतनी चीजें याद हो गई। चलो देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हमने बात किया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपके रेफ्रिजरेंट में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, ठीक है, यहाँ पे एयर कंडीशनर में, क्लीनिंग एजेंट में आपके CFC प्रेजेंट होते हैं। ये हम इसलिए डिस्कस करें क्योंकि अभी आपने देखा है कि परीक्षा में सोर्स भी पूछ लेता है, तो याद रहेगा आपको। हेलोन्स की बात करें तो अभी हमने देखा आग बुझाने में हेलोन्स का यूज होता है, परीक्षा में पूछा गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो ये भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। मिथाइल क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये एरोसोल और एडिसिव, उसमें जहां पे एडिसिव में यूज होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें, HFC, अभी मैंने बताया ना किगाली अमेंडमेंट में इसको लिस्ट में ऐड किया गया था, HFC। तो ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर में, एयर कंडीशनर में यूज होता है। अब देखिए क्लास, नाइट्रोजनस कंपाउंड सच एज NO2, ठीक है, NO और N2O और हाईली रिस्पॉन्सिव फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये भी आपके ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहां पर देख लीजिए क्लास, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कन्वेंशन थे, प्रोटोकॉल थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनके सोर्स क्या है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहां से भी बनते हैं। तो हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, आप भी नोटिस कर रहे होंगे। 25 को देखते हैं। निम्न ग्रीन हाउस गैसेस में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ये बोला गया है। मीथेन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया गया है और फिर उसके बाद जल वाष्प दिया गया है। तो यहां पर क्लास याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्न गैसों में से
ग्रीन हाउस गैस में से ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? देखिए, ओजोन प्रदूषण कैसे होगा ट्रोपोस्फियर में? जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो आपका है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के पास कहीं से भी नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, और ये आपका O3 फॉर्म करेगा। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन उसको कहां से मिल सकता है, इस पे फोकस करने वाली बात होती है। चलिए 26 देखते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या फिर यूरोप के ऊपर? और आप सभी को पता है ये कहां पर है, अंटार्कटिका के ऊपर। फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो अमोनिया, मेफ्रॉन, मीथेन या एसिटिलीन? तो बताइए कौन सी? मेफ्रॉन, ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत संरक्षण के उपाय देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आपने पढ़ा, हेलोन्स है, हमने पढ़ा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? 1, 2, 3। देखिए अब हम हर चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब प्रश्न लग रहे होंगे आपके। 29 को देखते हैं। निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था? यहां पर नाम दिया गया एम मोलिना, ठीक है, जोसेफ फरमन, फिर आपको दिया गया GW केंट मूर, फिर मार्क्स रेक्स दिया गया है। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है? GW केंट मूर, ठीक है। 29 का सी आपका सही उत्तर है। 30 प्रश्न को देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? हरित गृह गैसों के, अम्लीय वर्षा के, ओजोन परत के, संकटग्रस्त प्रजातियों के। तो अब आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है। अगर हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की, ग्लोबल वार्मिंग की, तो आप क्योटो प्रोटोकॉल याद रखेंगे। चलिए 31 देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है किससे? सफेद शेर से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जल प्रदूषण से, कृषि से। तो आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात कही गई थी, क्योंकि ये आपके रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओजोन परत के क्षरण के लिए। चलो 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसको कि हम क्या कहते हैं? रियो समिट कहते हैं, रियो दी जेनेरियो में हुआ था। अर्थ समिट कहते हैं, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और उसी में आपका एजेंडा 1 भी आया था, UNFCCC भी आया था, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीजें। पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पे दिया गया है +5, रियो +5 भी हम इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1992 में आपका पहला सम्मेलन हुआ था, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 1997 आएगा। तो ये भी आपका सही है। कार्बन व्यापार के सामने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया है, ये गलत है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किससे रिलेटेड है? ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है। कार्बन व्यापार की बात करेंगे तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का सी। 34 देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया सही है, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, आप में से जानते हैं बहुत से स्टूडेंट ध्यान में दे लेंगे कि मैम ने गलती से सी बोल दिया, बताया डी है लेकिन बोल दिया गलती से सी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे, मैम आपने गलत बोल दिया। अरे गलत नहीं बोल दिया, ह्यूमन एरर। जैसे आप लोग पेपर में आंसर सही होने के बाद वो टिक लगा के आते हो ना गलत, मैम भी कर देती है कभी कभी गलती से, ठीक है। तो माफ कर दिया करो, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 देखते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो ये कब है? 16 सितंबर को, ठीक है। 35 देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दो जल्दी से, 16 सितंबर। चलो आगे बढ़ो। 36 देखते हैं। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ओजोन की बात करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे बड़ा विलेन, सही है। अम्ल वर्षा दिया है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। फिर यहाँ पे रॉकेट ईंधन दिया है केरोसिन तेल। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। देखो ये कार्बन का लेना है इसको, तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है, रॉकेट ईंधन में केरोसिन तेल। अम्ल वर्षा की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सॉक्स और नॉक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। अभी हम एसिड रेन पे डिस्कस करेंगे, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी। नॉक्स और सॉक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, बताया जाएगा क्लास में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाहर करने के मुद्दे से संबंधित है? फेजिंग आउट, किसमें फेजिंग आउट की बात की गई है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में? तो बता दो, अब तो पता ही है, अब तो सबको पता है, जो जो क्लास कर रहा है सबको पता है, भले आईएएस 2015 का प्रश्न है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लास प्लीज याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, उसके बाद 2016 में आपका किगाली अमेंडमेंट। चलो ओजोन परत क्षरण के प्रभाव देखते हैं। सूर्य से आने वाला हानिकारक पैराबैग्नी विकिरण कारण हो सकता है किसका? यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुखीय कैंसर का या त्वचीय कैंसर का? तो ये आपका स्किन कैंसर का मेन कॉज हो सकता है। ठीक है, 38 का डी। 39 देखते हैं। कथन दिया गया है, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, कारण है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो ये भी आपका सही है क्लास। ठीक है, यहाँ पर ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 40वां। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? रूसी टीम ने, जर्मनी टीम ने, अमेरिकन टीम ने या फिर ब्रिटिश टीम ने? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी है, ब्रिटिश टीम ने। तो 40 का डी हो गया। तो अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। हमने ओजोन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद कर लिया है, बता दिया है आपको। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। हम ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन सबसे पहले कहां पर है? आपके समताप मंडल में है। किन किरणों को ये पृथ्वी पर आने से रोकता है? पैराबैग्नी किरणों को। ओजोन जो लेयर है वो उसकी यूनिट क्या है, किसमें मेजर ये होती है? तो याद रखिएगा, डॉप्सन में। ठीक है, और ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम? 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपकी कन्वेंशन है या प्रोटोकॉल है, तो याद रखिएगा सबसे पहले वियना कन्वेंशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद वियना कन्वेंशन के अंदर ही आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने वेरियस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने की बात कही, जिसमें सबसे जो रिस्पॉन्सिबल था, जो मेन विलन था, वो आपका था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके रेफ्रिजरेंट कूलिंग उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2016 में एक आपका किगाली अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसमें कि किसकी बात की गई? एचएफसी की बात की गई। तो ये सारे चीज आप याद रखिएगा, और आपका ओजोन लेयर जो है वो आपका समताप मंडल में प्रेजेंट होता है। तो रिवाइज कर लिया चीजों को, अब यहीं से प्रश्न बनेंगे, ज्यादातर उम्मीद है कि यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है उसको एक जगह नोट डाउन करिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो क्लास को छोड़ के जा सकते हैं, क्लास ओवर हो गई है। लास्ट में जाते जाते आपसे यही कहूंगी, ठीक है, कि पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे अपने फोकस करिए। आप ही जैसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और होगा भी, उम्मीद मत अपनी छोड़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए। पेपर आपका पास आ रहा है तो पढ़ते रहिए, क्लास सब अच्छा होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, हम लोग कमिंग क्लास में उसको कवर करेंगे। आप में से किसी स्टूडेंट ने बोला कि मैम हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की क्रोनोलॉजी को आपने नहीं बताया था, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आने वाले क्लास में हम उसको भी कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।